नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। रुपौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रही बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या वो एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीमा भारती राजद में है और राजद से ही पूर्णिया सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रुपौली उपचुनाव में भी उन्होंने लड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में आ सकती है। शायद इसलिए उनकी ये मुलाकात हुई है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि बीमा भारती और नीतीश कुमार की जो ये मुलाकात हुई है, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, वो कितना सही है? देखो प्रज्ञा, जब घर में कोई मजबूत आदमी होता है ना या समाज में, तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। वैसे स्थिति अभी नीतीश कुमार की हो गई। नीतीश कुमार अभी बिहार में ही मजबूत हैं, केंद्र में भी उनको काफ़ी प्यार मिला, दुलार मिल रहा है। जिस तरह से जो पैकेज मिला लगभग 60,000 करोड़ का, और प्रधानमंत्री मोदी इन पर मेहरबान हैं, वैसी स्थिति में कहीं न कहीं मजबूत लोगों से लोग जुड़ना चाहते हैं। अब बीमा भारती देखिए, बीमा भारती लगातार 95 से लेकर के कहीं जो 2020 के चुनाव तक वो वहाँ से लड़ी, जीती भी, जेडीयू की पार्टी पे ही जीती, वोट पे जीती, नीतीश कुमार के ही वोट बैंक पे जीती। और जिस दिन वो छोड़ के गई थी, उस दिन नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोले लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से उनकी लड़ाई थी, कहीं तो वहाँ उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पप्पू यादव काफ़ी मार्जिन से जीते और ये चली गई तीसरे नंबर पे। संतोष कुशवाहा जेडीयू के जो कैंडिडेट थे वो थे दूसरे नंबर पे। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र पूर्णिया रहा पूरे देश में चुनाव में, और कहें पप्पू यादव ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। पप्पू यादव के कारण ही जो कहें महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ। अररिया, सहरसा, मधेपुरा, कहें जो कटिहार, किशनगंज, जो सीमांचल का इलाका है और जो कोसी का इलाका है, उसमें पप्पू यादव फैक्टर काम किया। एक ये, और तीसरा 3 सीट हारने का कारण साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब थी। छपरा, सिवान, गोपालगंज, अगर हिना साहब को अगर टिकट मिल जाता आरजेडी की तरफ से, तो इन तीनों क्षेत्र के जो मुस्लिम मतदाता थे वो महागठबंधन को वोट देते, तो शायद छपरा में रोहिणी मात्र 13,000 वोट से हारी, वो वहाँ जीत सकती थी। महाराजगंज में कांग्रेस जीत सकते थे, अखिलेश सिंह के पुत्र हैं आकाश सिंह। और सिवान में भी हिना साहब जीत जाती अगर आरजेडी के टिकट पर रहती, क्योंकि आरजेडी के जो कैंडिडेट अबर बिहारी चौधरी, उनको जो वोट मिला वो इनको मिलता, तो ये इनकी जीत हो सकती थी। लेकिन ठीक है, वो तो लोकसभा चुनाव में क्या किए नहीं किए तेजस्वी की रणनीति वही जाने और उनके सलाहकार संजय यादव जाने। लेकिन जहाँ तक हमें बात कर रहे थे रुपौली की हार के बाद, रुपौली में जो उपचुनाव हुआ उसमें जो हार हुई, शंकर सिंह वो भी निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय, पप्पू भी निर्दलीय जीते, शंकर सिंह भी निर्दलीय जीते, और वो उन्होंने निर्दलीय के रूप में जीतकर वो जाकर मुख्यमंत्री का पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और वो कहते हैं वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन शंकर सिंह को साथ रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में एक लेसी सिंह है जो उसी जाति की विधायक हैं, बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री भी हैं, और कहें जो वो कभी नहीं चाहेंगे एक म्यान में 2 तलवार। एक पार्टी में एक क्षेत्र से एक ही जाति के 2 विधायक और दोनों की मुख्यमंत्री के तक पहुंच, ये कोई एक दूसरे को नहीं चाहेगा। अब तो शंकर सिंह और लेसी सिंह की राजनीति, हम बात कर रहे थे रुपौली बीमा भारती की। बीमा भारती हार के बाद विधानसभा सत्र के अंतिम दिन वो मुख्यमंत्री से मिलने गई। मिलने के बाद इधर बाहर में जो लोग खड़े थे वो कयास लगा रहे थे आखिर बातचीत क्या हो रही है, मुलाकात के मायने क्या हैं, उसको लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं हैं। वैसे बाद में बीमा भारती बाहर आके बोली, जो वो कोई पॉलिटिकल कारण से मिलने नहीं गई थी, वो गई थी जो एक विधायक आवास मिलता है विधायक होने के बाद, अब वो विधायकी उनकी रही नहीं, वैसी स्थिति में सरकार वो खाली करा देगी, तो उसी आवास को बचाने के लिए वो गुहार लगाने गई थी, ऐसा बीमा भारती कहती हैं। और नीतीश कुमार को उन्होंने अभिभावक भी बताया है। हाँ, अभिभावक तो बताया। अभिभावक तो कहें जो एक तरह से, और भी लोग जो अभी जेडीयू छोड़ के गए हैं, अभी हम आएंगे उन पे, जो कौन कौन लोग उनको अचानक से अभिभावक बताने लगे, अचानक से 2 साल में क्या हुआ जो बताने लगे, तो वो है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, जो सुनील सिंह का जो पद खाली हुआ है, जो एमएलसी का जो उनको बर्खास्त किया गया है, और एक तरह से कहें जो वो पद जो खाली हुआ है वो हो सकता है अगले 1 आध महीने के अंदर भरा जाएगा।
और अगर घर का भूला अगर शाम को लौट के आ जाता है, क्योंकि बीमा भारती हार्डकोर जेडीयू की नेता रही हैं, लोग कहें जो 18-19 साल जितनी साल सरकार में नीतीश कुमार है उतने साल वो विधायक जेडीयू की रही। तो अगर घर का भूला अगर सुबह का भूला शाम को अगर लौट के आ जाए तो वैसी स्थिति में उसको लोग माफ भी कर देता है। और एक तरह से कहें जो बीमा भारती ने कोई ऐसे आपत्तिजनक मतलब छोड़ने के बाद जेडीयू छोड़ने के बाद कोई आपत्तिजनक बोल और शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, और जिस कारण से नीतीश को नाराज हो सकते हैं। जबकि नीतीश कुमार ने ही कहा जो हमको छोड़ के गया है वो बर्बाद हो गया है। सही में बात है, वो लोकसभा भी हारी, विधानसभा भी हारी, एक तरह से नीतीश कुमार का कहा हुआ बोल सच हो गया। तो जो हमको छोड़ के गया वो बर्बाद हो गया, चाहे वो आरसीपी के बारे में बोले हों, चाहे वो बीमा भारती के बारे में बोले हों, और भी कई सारे ऐसे लोगों के बारे में। फिर एक यही नहीं, अचानक से एक और नाम नीतीश कुमार से मिलने की दौर में आ गया, सुनील पांडे, जो तरारी से लड़ना चाहते हैं जेडीयू के टिकट पर। ये जेडीयू छोड़कर चले गए थे, जेडीयू छोड़कर चले गए थे, एलजेपी का इन्होंने दामन थामा था। सुनील पांडे अचानक से फिर चर्चा में आ गए तो तरारी उपचुनाव को लेकर के वो चाह रहे हैं जो तरारी में वो जेडीयू से लड़े। पहले उनके भाई जो थे हुलास पांडे वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हुलास पांडे का केस फिर से लगता है सीबीआई वाला खुल गया है, बरमसा हत्याकांड वाला, तो शायद उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया है। तब सुनील पांडे भी मिलते हैं नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, क्या वो टिकट तरारी से देते हैं कि नहीं देते हैं, या जेडीयू की सीट है कि बीजेपी की सीट है वो भी डिसाइड हो रही है। तो वैसी स्थिति में अब देखना ये होगा जो तरारी में सुनील पांडे को नीतीश कुमार टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। तीसरे शख्स का नाम जो मैं लेने जा रहा हूं वो बिहार के राजनीति में अचानक से उभरे और फिर कहीं गायब से हो गए, वो नाम है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, केंद्र में मंत्री भी बनते हैं, अचानक केंद्र से मंत्री से हटते भी हैं, राज्यसभा पद भी उनका जाता है, वहां से भी हट जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हट जाते हैं। उन पर आरोप लगता है जो आप बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उस समय इनकी सरकार नीतीश कुमार की थी, आरजेडी के साथ मिलकर थी। वैसी स्थिति में आरसीपी सिंह अलग होते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी बहुत मतलब कहें जो उनका रोड शो भी आया था पटना। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जब पटना आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो हुआ था, बहुत लंबा रोड शो हुआ था। उस तामझाम के साथ आरसीपी सिंह ज्वाइन किए थे। अचानक से अब उनकी खबरें भी सामने नहीं आती, नजर नहीं आ रहे हैं। वही नहीं आ रहे हैं। और सबसे खास बात है अचानक से आरसीपी सिंह वहां ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाते हैं। अब नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो आरसीपी को साइड करना ही पड़ेगा, बीजेपी के आदमी को, बीजेपी के मुखिया को, वही आरसीपी साइड हो गए हैं। अब लेकिन आरसीपी अचानक से पिछले 1 साल 1.5 साल से पटना आए ही नहीं, या तो दिल्ली रहे या अपने गांव नालंदा में मुस्तफापुर में रहे। अचानक इसी महीने पटना में एक फ्लैट लेते हैं, एक फ्लैट ऑफिस के लिए, एक फ्लैट रहने के लिए, और एक कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से हम वहीं मिलेंगे और एक में रहेंगे। तो अचानक से आरसीपी सिंह का प्रकट होना, और पूरे बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, सुपौल में भी गए थे, सहरसा गए, और अचानक दौरे के अंतिम दिन जो मीडिया से वो बात करते हैं, और मीडिया से बात करते हुए केवल नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं। अचानक से आरसीपी सिंह के जिह्वा पर कौन सी ऐसी सरस्वती बैठ गई है जीभ पे, जो अचानक से नीतीश कुमार की बड़ाई करने लगे हैं। नीतीश कुमार राज्य के गार्जियन है, गार्जियन शब्द का प्रयोग। नीतीश कुमार, जिस दिन याद होगा विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा था एक महिला विधायक को, मसौढ़ी के महिला विधायक जो हैं आरजेडी की रेखा देवी, तो आप क्या जानती हैं, आप महिला है, जाइए सीट पर बैठिए। उसको लेकर के विपक्ष काफी रोष में था, तो उन्होंने साफ तौर पर आरसीपी ने कहा उसके बाद सुपौल में, तो सही में नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, इतना काम आज तक बिहार में किसी ने नहीं किया। उन्होंने बहुत सारा काम किया, आरक्षण दिया महिलाओं को, मुखिया पद में, एक तरह से कहें पुलिस की बहाली में, जीविका दीदी का उन्होंने बढ़ाया, जीविका दीदी को। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जी का बड़ाई करना आरसीपी जी सिंह के द्वारा, और आरसीपी सिंह के द्वारा उनको गार्जियन कहना, ये कहीं ना कहीं लगता है ये कुछ संकेत, नए संकेत मिल रहे हैं राजनीति के, जो कुछ उलट पलट होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार जी अब पहुंच गए हैं उम्र के उस पड़ाव पे जहां उनको आराम की जरूरत है। वैसे उनके बेटे ने कल परसों साफ तौर पे कह दिया वो आध्यात्म की ओर जा रहा है, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। और एक तरह से कहें जो
उन्होंने कह दिया जो हम आए थे स्पीकर खरीदने के लिए, इसमें मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनूंगा। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने साफ कर दिया। कल फिर वो नीतीश कुमार के पुत्र एसके नगर में चले जाते हैं, पौधारोपण करते हैं, वहाँ मीडिया वाले भी पहुंचते हैं। अब इत्तेफाक है कि क्या है कि किसी ने खबर की या जिसके द्वारा ये आयोजन किया गया था उसने खबर की कि किसने खबर की। बहुत सारी तस्वीरें उनकी खींची जाती है, पौधारोपण करते हुए, मिट्टी डालते हुए, पानी डालते हुए, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो ये वृक्षारोपण तो आप अपने एक अन्य मार्ग में भी कर सकते थे। एसके नगर के पार्क में जाकर वृक्षारोपण करना, ये कहीं ना कहीं ये उनको लगता है, जो कल जो पत्रकार परसों ने पूछ लिया ना, जो आप राजनीति में आएंगे, हमको लगता है जो उनकी इच्छा जग गई होगी, अब वो अपना प्रचार प्रसार कर, और हो सकता है तरीका दूसरा हो, और वो पौधारोपण से हो, वृक्षारोपण से हो। तो कल एक तस्वीर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, वो तस्वीर भी दिखाएंगे, और फिर से हम वो परसों का उनका जो बाइट है फिर आपको सुनवाएंगे। अब पहले हम बाइट आपको सुनवा देते हैं। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। यार चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। ठीक, तो आपने सुन लिया किस तरह से नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं वो कह रहे हैं जो वो राजनीति को हम तौबा करते हैं और हम अध्यात्म को जा रहे हैं। और अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें वो वृक्षारोपण और पौधारोपण कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें जो अब नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ उनको एक उत्तराधिकारी चाहिए। एक उन्होंने आरसीपी का ही डुप्लीकेट कहें या फोटो स्टेट कहें मनीष वर्मा के रूप में ढूंढा। 60 के 50 की उम्र में दोनों आदमी वीआरएस लेते हैं, दोनों आईएएस रहते हैं, दोनों डायरेक्ट आईएएस हैं और दोनों नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक हैं, दोनों नालंदा के रहने वाले हैं। तो एक तरह से कहें जो सब कुछ मिलता जुलता है आरसीपी और मनीष वर्मा का। वैसी स्थिति में नालंदा के रहने वाले तीसरे का क्या होगा जो इन दोनों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तीसरे का नाम आप समझ सकते होंगे। तीसरा भी कद्दावर तो नहीं है, नीतीश कुमार के साथ लगातार चल रहे हैं 2005 से। नाम नहीं लेंगे, नाम दर्शक खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं तीसरे उन्हीं उसी जात से आते हैं जिस जात से आरसीपी हैं, मनीष वर्मा है, नीतीश कुमार है, और तीसरे या कह लें चौथा कह लें नीतीश कुमार के साथ, तो चौथे भी उसी जिले से आते हैं, उसी जात से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को एक उत्तराधिकारी चाहिए और सशक्त चाहिए जो पार्टी को बहुत दूर तक आगे ले जाए। आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, तो आरसीपी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस समय जो पार्टी में जो कहें जो अध्यक्ष बने, जो भी पार्टी बेरर्स बने, उन्होंने जो बना के दिया वही आज तक चल रहा है, उसमें कोई नया चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब आरसीपी के द्वारा जो पार्टी की जो रूपरेखा तैयार की गई, पार्टी का जो सिस्टम तैयार किया, वो लगता है वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को सूट किया, तभी वो अभी तक रखे हुए हैं। नहीं तो अमूमन लोग आते हैं तो अलग पलट कर देते हैं, बदलाव करते हैं। वो किसी भी विभाग में हो या चाहे मीडिया विभाग में हो, संवाददाता तो सबसे रिपोर्टर, कॉपी राइटर, कैमरामैन चेंज करता है, जिला का एसपी जाता है तो कम से कम 6 थानेदार को पक्का चेंज करता है, अपने अनुसार तो बदलाव करता है। लेकिन आरसीपी के बनाए हुए स्ट्रक्चर को एज इट इज रखा गया है, कहीं चेंज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आरसीपी के स्ट्रक्चर को पसंद किया है वर्तमान जेडीयू ने, और जो आरसीपी का जिस तरह से नीतीश प्रेम उमड़ा है, और सुनील पांडे का, बीमा भारती का, तो कहीं ना कहीं लगता है जो अब नीतीश जब मजबूत होने लगे हैं, आरसीपी ने भी देखा है, जो लगता है बीजेपी में रहकर कुछ नहीं होगा, बीजेपी में रहेंगे तो नीतीश कुमार उनसे खैर खा ही रहेंगे, इसलिए क्यों ना फिर जेडीयू में ही वापस चला जाए। वहाँ रहेंगे तो और नीतीश कुमार जी को ये कहते थे साहब, और नीतीश कुमार इनको बुलाते थे, जाओ देखो तो ये आरसीपी कहाँ है, आरसीपी से कहाँ है, आइए बोलते थे साहब को बोल दो। तो ये अपना चाह रहे होंगे कि मैं साहब के साथ फिर वापस आ जाऊं, और उसी के तहत ये कवायद चल रही है। और ये कवायद दर्शक भी देख रहे होंगे, दर्शक भी सुन रहे होंगे लगातार। वो नीतीश कुमार जी के फायदे की बात, उनके अच्छे की बात, उन्होंने जो किया है अपने शासनकाल में उसकी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब कहें कि बीजेपी के बैनर तले घूम के वो जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार का प्रचार कर रहे हैं। सर, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीमा भारती के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी, तो बीमा भारती जो अभी नीतीश कुमार से मिली है, तो और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीमा भारती अब राजद से जेडीयू में आ जाए वापस, और इन 4 सीटों में से किसी एक सीट पर वो अपनी दावेदारी रखे? नहीं, बीमा भारती रहती है सीमांचल में, पूर्णिया में। ये चारों सीट जो है शाहबाद और मगध का है लगभग,
एक तो हुआ बेलागंज गया में, एक हुआ तरारी, एक हुआ बक्सर का रामगढ़, एक हुआ जहानाबाद इमामगंज। हाँ, ये चारों है मगध और शाहाबाद का। तो वैसे स्थिति में बीमा भारती, उसके लिए बीमा भारती का हमने बता दिया ना, जो सुनील सिंगला सीट बीमा भारती को जा रहा है, और बीमा भारती जा सकता है, जा रहा है कि नहीं, क्योंकि राजनीति में कब क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। कब आरसीपी आ जाएंगे, इधर उधर चल जाएंगे, ये हम आप नहीं जानते हैं, केवल नीतीश कुमार और आरसीपी जानते हैं। तो हो सकता है उनको एमएलसी बनाने की कवायद नीतीश कुमार करे, और नीतीश कुमार अगर बीमा भारती को एमएलसी बना देते हैं तो सीमांचल में एक अलग मैसेज जाएगा। शंकर सिंह भी इनके साथ आते हैं, लेसी सिंह भी इनके साथ आते हैं, दिलीप जायसवाल भी वहीं से करते हैं राजनीति, वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। वैसी स्थिति में बीमा भारती आती हैं तो सीमांचल जो कहा जाता है महागठबंधन का गढ़ है, उसमें लगता है सेनभारी नीतीश कुमार कर सकते हैं बीमा भारती को एमएलसी बना करके। सर, बीमा भारती के पति और बेटे पर भी हत्या का आरोप है, और कांग्रेस और राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि जेडीयू जानबूझकर बीमा भारती के पति और बेटे को फंसाने का कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी वो बीमा भारती जेडीयू कांग्रेस की थी महागठबंधन में, इसलिए वो लोग कर रहे थे। जैसे ही ये जेडीयू में आएंगे ना, तो देखिएगा यही लोग कहेंगे जो अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया है बीमा भारती का पति और बेटा। अब मात्र कभी इंतजार कीजिए 1 सप्ताह 10 दिन का। जैसे ही ये जेडीयू में आएंगी, वही कांग्रेस और आरजेडी कहेगी बीमा भारती का पति क्यों फरार है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये राजनीति है, जब तक आप मेरे साथ हैं तो धुले हुए हैं, और जब तक आप विपक्ष में चले गए तो गंदे हो गए। तो जब तक महागठबंधन के साथ बीमा भारती थी तो इनोसेंट थी, जैसे ही वो चले जाए नीतीश कुमार के पाले में तो वो कल्पित हो जाएंगी। तो वैसी स्थिति में बीमा भारती अभी, मतलब हम उस पर बात नहीं कर रहे थे उनके पिताजी पे, हम बात कर रहे थे जो अब पुराने लोग फिर अपने घर वापसी की ओर हैं। जैसे खेत में दलान पर से बैल जाता है, सुबह में खेत में काम करता है, 5 बजे बाद जब उसके गर्दन से हल उतार लिया जाता है तो अपने आप वो दलान पे वापस आकर के वो जो नादी होता है जिसमें उसका खाना रहता है वहां आके उसके आसपास आ जाता है। तो घर मुहा बैल उसको कहते हैं। तो घर मुहा बैल मतलब घर वापसी हो रही है नेताओं की। और ये जो अब तो देखिएगा जैसे जैसे नजदीक विधानसभा चुनाव आएगा वैसे वैसे अधिक लोग लौटेंगे जो यहाँ से इनको छोड़ के जा चुके हैं। और इसकी आस, और एक मैं दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर दे दूं, आज जनसुराज की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और जनसुराज की मीटिंग में मतलब वैसे वैसे लोग ज्वाइन किए हैं जनसुराज पार्टी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती, बक्सर से जो आईपीएस इंडिपेंडेंट चल रहे थे आनंद मिश्रा, आरजेडी के एमएलसी जिनकी सदस्यता गई थी कहे जो राम बल्ली चंद्रवंशी, और कहें इस तरह से कई पूर्व मंत्री नेता मुनाजिर हसन जो एमपी भी रह चुके हैं, डीयू के मंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में 2005 में शायद मंत्री भी थे, भवन निर्माण मंत्री थे। वैसी स्थिति में कहें जो इस तरह से लोग अगर जनसुराज से जुड़ रहे हैं, और 2 अक्टूबर को उनके चैनल के लॉन्चिंग समारोह है, उन्होंने कहा है जो 1 करोड़ लोग बिहार के उनके चैनल के लॉन्चिंग, माफी चैनल नहीं, पार्टी के लॉन्चिंग के दिन वो रहेंगे। वैसी स्थिति में जनसुराज एक कहे जो सबके लिए एक समस्या आ रही है, और खासकर एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए का ही कोर वोट बैंक को तोड़ेंगे पीके, और पीके का साफ तौर पर कहना है कि मैं कोई जात की राजनीति नहीं करूंगा, मेरे पार्टी में हर जात और धर्म के लोग रहेंगे, मैं अगरा पिछड़ा ईबीसी ओबीसी हिंदू मुस्लिम महिला कुछ नहीं करूंगा, वो सब मेरे साथ हैं। और वो कहें, उनकी एक बात बहुत मार्के की है, उन्होंने कहा जो पूरे देश में आप देख लीजिए जिस भी राज्य का सीएम बना है उस सीएम का जात का वोट सबसे कम है, उस राज्य में सबसे कम जात वाले प्रतिशत वाले लोगों का ही सीएम बनता है हर एक राज्य में। उन्होंने बिहार के तौर पे कहा, बिहार में 2.5% कुर्मी है और नीतीश कुमार 18 साल से राज कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम्पल बिहार की तरफ था। वैसे ये उन्होंने जो कहा ये रिसर्च करने वाली बात है, आखिर उनका कहने का आधार क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे रुपौली की बीमा भारती का, क्योंकि बीमा भारती से रुपौली नहीं, रुपौली की बीमा भारती का वो फिर लौटने की कवायद में है, और देखना है जो नीतीश कुमार कब इस पर मुहर लगाते हैं। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात होगी कि बीमा भारती सच में जेडीयू में आती है वापस या नहीं आती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है।
फिलहाल अभी के लिए एबी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।